हेलो गर्ल्स। इससे पहले वीडियो में हमने जॉर्ज पंचम की नाक के विषय में पढ़ा था। उसके विषय में आपने देखा था कि नाक जो कि इज़्ज़त का प्रतीक मानी जाती है, इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेज़ी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ वह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का भी वर्णन किया गया है। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न है पहला, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर आंसर है आपका कि जो सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई गई, वह उनकी गुलामी मानसिकता और चाटुकारिता को दर्शाती है। हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुए लगभग 70 से भी वर्ष अधिक हो गए हैं, किंतु हम मानसिक रूप से आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए हैं। सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की नाक उस नाक के लिए चिंतित है जिन्होंने हम पर अनेक अत्याचार किए। अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण चाटुकारिता में लिप्त लोग केवल अपने स्वार्थ के विषय में सोचते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक न रहने से सभी व्यक्ति यह सोचते रहे थे कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रहेगी तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। सरकारी तंत्र को अपने देश जनता की मान मर्यादा से ज़्यादा जॉर्ज पंचम की नाक की चिंता थी। दूसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? पाठ के आधार पर आपका उत्तर है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण यह रहा होगा कि जब रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौर पर जाएंगी तो उस समय वह क्या पहनेंगी। उसकी परेशानी को इस आधार पर तर्कसंगत ठहराया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य की प्रशंसा चाहता है। वह चाहता है कि उसके कार्य को लोग देखें और सराहें। यदि उसके कार्य को भारतीय उपमहाद्वीप में सराहा जाएगा तो राज परिवार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसके वेतन में भी वृद्धि होगी। रानी की वेशभूषा से उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा, जिससे रानी के साथ साथ दर्जी को भी प्रसिद्धि मिलेगी। तो यही उसका एक मेन उद्देश्य रहा होगा। और देखते ही देखते, थर्ड प्रश्न आपका, देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? आपने देखा होगा चैप्टर में कि जो दिल्ली की इमारतें थी उनकी मरम्मत करवाई गई, उनका रंग रोगन करवाया गया, सड़कों को पानी से धोया गया और रोशनियों की व्यवस्था की गई होगी। रास्तों पर दोनों ओर देश के झंडे लगाए गए होंगे और पेड़ पौधों से सजाया गया होगा। इमारतों को बिजली की व्यवस्था से सजाया गया और जगह जगह उनके स्वागत के लिए जो फूल के द्वार बनाए गए होंगे। इस तरह से नाजनीनों की तरह दिल्ली को सजाया होगा। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। यह आपका प्रश्न नंबर 4 है। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इसका आंसर ले लेते हैं पहले। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। ऐसे में कभी कभी उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह सब प्रसिद्ध व्यक्तियों की चाटुकारिता करने वाले और उनसे धन ऐंठने के कारण होता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विचार से यह स्वस्थ
पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का सिद्धांत यह होता है कि सकारात्मक बातों को समाज के सामने लाया जाए। दूसरा पार्ट है इसी का ख। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है, ये भी आपका पहले वाले से रिलेटेड है। इस तरह की पत्रकारिता से आम जनता तथा युवा पीढ़ी प्रभावित होने लगती है, और यदि ख्याति प्राप्त व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तब तो अच्छी बात है, अन्यथा इससे समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और उनके आदर्शों को नुकसान पहुंचने का डर रहेगा। इससे दिखावा, बनावटीपन, हिंसा आदि बढ़ती हैं, क्योंकि पत्रकारिता दबंग और अपराधी छवि वाले व्यक्तियों को नायक की तरह प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, ये पूरे चैप्टर से आ जाएगा कि कैसे कैसे उसने पत्थर को खोजा। ये आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे, और ये आपको चैप्टर के क्रम से ही लिखना होगा। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए। पहला, मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक के पत्थर की किस्म का पता लगाने की कोशिश की कि पत्थर कैसा है। दूसरा है आपका, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलने पर उसने हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोजने की कोशिश की। फिर है, मूर्तिकार भारतीय नेताओं की मूर्तियाँ देखने के लिए देश में जगह जगह घूमा ताकि उनकी नाक को काटकर लाट की नाक पर लगाया जा सके। उसके बाद उसने क्या सुझाया होगा, उसने बिहार के सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाकों को भी देखा और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने की कोशिश की, और अंत में उसने जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दी। तो इस तरह से हमें ये दिखाती है हमारी मानसिकता किस तरह की है। हम नाक के लिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए कैसे कैसे हमने उपाय किए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं, यानी एक तरीके से व्यंग हैं। उदाहरण के तौर पर, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। तो ऐसे ही अन्य जो उदाहरण हैं, कथन हैं पाठ में, उनको आपको छांट कर लिखना, ये आप अपने आप करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नाक मान, सम्मान व प्रतिष्ठा की द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। क्योंकि आपको पता है कि नाक हमेशा सम्मान का प्रतीक बताया गया है। आपने बहुत सारे मुहावरे भी इसके देखे होंगे। इसका उत्तर देखते हैं। नाक मान, सम्मान व प्रतिष्ठा का सूचक है, इसलिए नाक कट जाना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, नाक कटा लेना आदि क्या है, इसके मुहावरे हैं। प्रस्तुत पाठ में यह बात इस तरह उभर कर आती है कि एक लाट यानी मूर्ति की नाक के गायब हो जाने पर सारी व्यवस्था में किस तरह से खलबल मच जाती है। इंग्लैंड से रानी एलिजाबेथ आ रही थी, इसलिए लाट की टूटी हुई नाक लगाई जानी अत्यंत आवश्यक थी। इसके लिए नए नए यत्न किए गए और अंत में एक जिंदा व्यक्ति की नाक की लाट को लगा दी जाती है। इस प्रकार देश के सम्मान की बलि दे दी जाती है। दूसरी ओर शहीद बच्चों की नाक को भी लाट से बड़ी बताकर भारत के सम्मान को अंग्रेज़ों के सम्मान से बड़ा बताया गया है। इस प्रकार नाक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की द्योतक है। सब अपने अहम को ऊंचा प्रदर्शित करना चाहते हैं। यानी कैसे हम लोग जिन्होंने हमारे ऊपर इतने जुल्म ढाए थे, उन्हीं के लिए हम कितना मान सम्मान में, एक जो विदेशी था जॉर्ज पंचम, उसकी नाक के लिए हम एक ज़िंदा आदमी की नाक लगा देते हैं। ये हमारी मानसिकता को दिखाती है यहाँ पर।
जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस प्रकार की ओर संकेत करना चाहते हैं। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे उनके भी नाक फिट न होने की बात कही है। और यह इस बात की ओर संकेत करना चाहते हैं कि भारतीय नेता ही नहीं बल्कि भारतीय जो शहीद बच्चे भी हैं वो भी क्या है, जॉर्ज पंचम से श्रेष्ठ थे। उनका सम्मान अंग्रेज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि यहाँ जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश हुकूमत को कायम रखा, ब्रिटिश सत्ता को मजबूत किया, वही भारतीय नेताओं और बच्चों के आज़ादी में दिए गए योगदान का जॉर्ज पंचम की नाक के सामने कोई मोल नहीं था। जॉर्ज पंचम ऐसे नेता अधिक सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। यही लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया, यानी जो हमारे देश के नेता हैं और जो बच्चे हैं वो कहीं ज़्यादा उनसे श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर ये एक व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने इस बात को स्पष्ट किया है। प्रश्न नंबर 9, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया। अखबारों में इस बात को, नाक लगाने की खबर को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि अखबार में छापा, जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती। इस प्रकार उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के बड़ी सादगी से इस बात को छापा। यह खबर सभी के सामने स्पष्ट होते हुए भी सच्चाई को सामने नहीं ला पाई। सभी लोग सच जानते थे, परंतु उस सच को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटिश सत्ता की हुकूमत को इस प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट किया गया। प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि रानी एलिज़ाबेथ के स्वागत के लिए दिल्ली में सभी तरह की तैयारियां हो रही थी, यानी दिल्ली को साफ़ सफाई, सजावट आदि की गई। उसके बाद भी एक कमी थी, क्या थी वह, जॉर्ज पंचम की नाक का। यह नाक अंग्रेज़ों के मान सम्मान का प्रतीक थी, जिसकी चिंता भारतीय अधिकारियों को हो रही थी। आज़ाद होते हुए भी भारतीयों में आत्मसम्मान की क्या थी, कमी थी। भारतीयों को आज़ादी तो मिल गई, परंतु उन्हें ब्रिटिश मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए। यही दर्शाने का यहाँ पर लेखक ने प्रयास किया गया है। प्रश्न नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों हो गए। क्योंकि यहाँ पर लेखक ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्हें लगा कि इससे देश का सम्मान आहत हुआ है। लाट पर जिंदा नाक लगाना हमारे प्रशासन की मानसिक गुलामी को दर्शाता है। इसलिए समाचार पत्रों ने इस घटना का सांकेतिक विरोध करते हुए मौन धारण कर लिया। समाचार पत्रों की खामोशी गुलामी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। सत्ता की ताकत ने सभी लोगों को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। यह सत्ताधारी देश के शुभ चिंतक नहीं थे। धन की लालसा व स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण समाचार पत्र चुप थे, यानी कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस पर मौन यानी चुप्पी सान ली थी। तो इस प्रकार ये इसके प्रश्न हैं। इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं वे आप ज़रा मार्क कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1, 2, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 7, 8 और 11। मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। 1, 2, 4, 7, 8 और 11 प्रश्न आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है।
इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।